नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह के लगभग 8 बजे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सूरजपुर में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। सड़क के किनारे चाय वालों की दुकानों पर भीड़ लगी थी। कहीं स्कूल की घंटी बज रही थी तो कहीं सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे। उसी कस्बे की एक छोटी सी गली में मिट्टी और ईंटों से बना एक पुराना घर था। उसी घर में रहती थी नैना। नैना की उम्र लगभग 23-24 साल थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मासूम आंखें और चेहरे पर हमेशा रहने वाली हल्की सी मुस्कान। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर में केवल वह और उसकी माँ सावित्री रहती थी। सावित्री दिन रात सिलाई करके घर चलाती थी। नैना बेटा, जल्दी उठ जा, कॉलेज नहीं जाना क्या? रसोई से माँ की आवाज़ आई। आ रही हूँ माँ। नैना मुस्कुराते हुए उठी और सबसे पहले घर के आंगन में रखे तुलसी के पौधे में पानी डाला। फिर भगवान के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, बस मेरी माँ हमेशा खुश रहे। उसकी माँ दूर से यह देखकर मुस्कुरा उठी। बेटी, पहले खुद के लिए भी कुछ मांग लिया कर। नैना हंस पड़ी। आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। सावित्री ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। उधर कस्बे के दूसरी तरफ एक आलीशान मकान के बाहर 3 लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। उनमें सबसे आगे खड़ा था राहुल। महंगे कपड़े, आंखों पर काला चश्मा और चेहरे पर घमंड था। राहुल पढ़ाई से ज्यादा लड़कियों को पटाने में विश्वास रखता था। उसके 2 दोस्त थे, गोलू और मोंटी। गोलू हंसते हुए बोला, भाई, पिछले महीने वाली लड़की का क्या हुआ? राहुल ने ठहाका लगाया। उसका टाइम पास खत्म हो गया, अब नई तलाश शुरू है। तीनों जोर से हंसने लगे। मोंटी बोला, यार, तू आखिर हर लड़की को कैसे फंसा लेता है? राहुल मुस्कुराया। बहुत आसान है यार। पहले उसकी तारीफ करो, फिर भरोसा जीत लो, फिर शादी का सपना दिखाओ। उसके बाद लड़की खुद ही सब कुछ मान लेती है। गोलू ने ताली बजाई और कहा, गुरु, तुम्हारे चरण कहाँ हैं? तीनों हंस पड़े। उसी समय सामने से कॉलेज की लड़कियां गुजर रही थी। राहुल की नज़र अचानक एक लड़की पर जाकर रुक गई। सफ़ेद सलवार सूट, कंधे पर किताबों का बैग, चेहरे पर बिना मेकअप की सादगी, वह थी नैना। राहुल कुछ पल उसे देखता ही रह गया। भाई, ये कौन है? गोलू बोला। अरे, ये तो नैना है। पूरे कॉलेज में सबसे सीधी लड़की, किसी लड़के से बात तक नहीं करती। राहुल मुस्कुराया। बस अब आएगा मजा। मोंटी समझ गया कि राहुल के दिमाग में कोई नई चाल चल रही है। कॉलेज का पहला पीरियड खत्म हुआ। नैना अपनी सहेली पूजा के साथ कैंटीन जा रही थी। अचानक सामने से राहुल आया। उसके हाथ में एक लाल गुलाब का फूल था। पूरे कॉलेज के छात्र रुक कर देखने लगे। राहुल घुटनों के बल बैठ गया। मैडम। पूजा चौंक गई। ये क्या कर रहा है? राहुल मुस्कुराया। ये फूल उस लड़की के लिए जिसकी मुस्कान देखकर सुबह भी शर्माने लगे। पूरा कैंपस तालियां बजाने लगा। नैना घबरा गई। देखिए, रास्ता छोड़िए। राहुल बोला, नाम तो बता दीजिए। नैना। वाह, नाम भी चेहरे जितना ही खूबसूरत है। पूजा धीरे से बोली, चल यहाँ से, ये लड़का ठीक नहीं है। नैना बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। राहुल मुस्कुराता रहा। आज नहीं तो कल तुम मुझसे जरूर बात करोगी। अगले दिन नैना कॉलेज पहुँची। जैसे ही उसने अपनी किताब खोली, उसमें एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, अगर मुस्कुराओगी नहीं तो सूरज भी आज नहीं निकलेगा। तुम्हारा एक शुभ चिंतक। नैना मुस्कुरा दी। पूजा ने कागज पढ़ा और बोली, फाड़ दे इसे। नैना ने कागज कूड़ेदान में डाल दिया। दूर खड़ा राहुल यह सब देख रहा था। गोलू बोला, भाई, तेरी पहली चाल फेल हो गई। राहुल हंस पड़ा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। कुछ दिन बाद कॉलेज में वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। हर तरफ रंग बिरंगी दुकानें लगी थी। नैना अपनी सहेली के साथ चाट खा रही थी। उधर राहुल ने गोलू से कहा, देख, आज इसे हंसाकर रहूंगा। वह एक जोकर का मास्क पहनकर बच्चों के बीच नाचने लगा। नाचते नाचते अचानक उसका पैर फिसल गया
और वह सीधे पानी से भरे बड़े टब में जा गिरा। छपाक! आसपास खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। नैना भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। राहुल पानी से भीगा हुआ बाहर निकला। लो, आखिर मुस्कुरा तो दी। नैना पहली बार उसकी तरफ देखकर हंसी। आप बहुत अजीब हैं। राहुल ने दिल पर हाथ रखा। बस यही तो मेरी खासियत है। पूजा ने नैना का हाथ पकड़ लिया और कहा, चल इससे दूर रह। लेकिन जाते जाते भी नैना के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। दूर खड़ा राहुल धीरे से बोला, पहली दीवार टूट गई। और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो साफ साफ बता रही थी कि अब वह अपने अगले दांव की तैयारी कर चुका है। मेले वाली घटना के बाद पूरे कॉलेज में राहुल की ही चर्चा हो रही थी। कोई कहता, यार लड़का बड़ा फनी है, तो कोई कहता इतना हैंडसम होकर भी बिल्कुल घमंडी नहीं है। लेकिन सच्चाई केवल राहुल और उसके दो दोस्त गोलू और मोंटी को ही पता थी। अगले दिन सुबह कॉलेज के बाहर चाय की दुकान पर तीनों खड़े थे। गोलू ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, भाई अब आगे क्या प्लान है? लड़की तो बस मुस्कुराई है, अभी पटी नहीं है। राहुल हंस पड़ा। लड़कियां तारीफ से नहीं भरोसे से पटती है। अब मैं उसकी नज़रों में हीरो बनूंगा। मोंटी बोला, लेकिन कैसे? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बस देखते जाओ। उधर नैना अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रही थी। सावित्री बोली, बेटा आज लौटते समय सिलाई का धागा लेते आना। ठीक है माँ। और हाँ, आजकल कॉलेज में कोई तुझे परेशान तो नहीं करता ना? नैना एक पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ, सब ठीक है। वह नहीं चाहती थी कि माँ बेवजह परेशान हो। कॉलेज पहुँचते ही प्रिंसिपल ने घोषणा की, आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। जो छात्र छात्राएं स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहें वे ऑडिटोरियम में पहुँचे। नैना भी वहाँ चली गई। उसी समय राहुल भी पहुँच गया। असल में उसने कभी रक्तदान नहीं किया था, लेकिन आज उसका इरादा कुछ और ही था। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, कौन सबसे पहले आएगा, राहुल सबसे आगे बढ़ गया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गोलू धीरे से बोला, आज तो भाई सच में खून देने वाला है। मोंटी हंस पड़ा, पहली बार किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। राहुल ने आंख दिखाई, चुप रहो। रक्तदान के बाद राहुल थोड़ा चक्कर खाकर नीचे बैठ गया। नैना तुरंत पानी लेकर उसके पास पहुंची। आप ठीक हैं? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, अब ठीक हूँ, क्योंकि पहली बार आपने खुद आकर पूछा है। नैना हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद कॉलेज से लौटते समय नैना की साइकिल की चेन उतर गई। वह सड़क के किनारे खड़ी होकर उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से राहुल आया। मदद कर दूं? नहीं, मैं कर लूँगी। ठीक है, लेकिन हाथ गंदे हो जाएंगे। नैना फिर भी झुक गई। 2 मिनट बाद राहुल बिना पूछे नीचे बैठ गया और चैन ठीक करने लगा। उसके हाथ पूरी तरह से ग्रीस से काले हो गए। साइकिल ठीक हो गई। नैना बोली, धन्यवाद। राहुल मुस्कुराया और बोला, दोस्तों के बीच धन्यवाद या माफ़ी मांगना नहीं होता, लेकिन हम दोस्त कब बने? आज से। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला गया। नैना पहली बार उसके बारे में सोचने लगी। उसी शाम गोलू ने पूछा, भाई आज तो तूने सच में मदद कर दी। राहुल हंस पड़ा, यही तो गेम है, जितना भरोसा बढ़ेगा उतना आसान होगा। तीनों फिर से जोर से हंस पड़े। कुछ दिन बाद कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। नैना को भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन मंच पर जाते ही उसका माइक्रोफोन खराब हो गया। कुछ छात्र हंसने लगे। नैना घबरा गई। उसी समय राहुल दौड़कर स्टेज पर पहुंचा। उसने दूसरा माइक्रोफोन लाकर दिया और बोला, अगर सच्ची बात कहने वाले की आवाज़ रुक जाए तो झूठ बोलने वालों की जीत हो जाती है। बोलिए, पूरा कॉलेज आपकी बात सुनेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नैना का आत्मविश्वास लौट आया। उसने शानदार भाषण दिया और प्रतियोगिता जीत गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद नैना खुद राहुल के पास गई। आज अगर आप नहीं होते तो शायद मैं हार जाती। राहुल मुस्कुराया, आपकी जीत पहले से ही तय थी, मैंने तो सिर्फ माइक पकड़ा था। नैना पहली बार खुलकर हंसी। अब दोनों की कभी कभी बातचीत होने लगी। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन, बस स्टॉप, हर जगह राहुल किसी न किसी बहाने उससे मिल जाता। पूजा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने साफ साफ कहा, नैना, मुझे राहुल पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार भी तो नहीं किया।
कुछ लोग शुरुआत में बहुत अच्छे बनते हैं, नैना ने कहा। हर इंसान एक जैसे नहीं होते। पूजा ने गहरी सांस ली। बस संभल कर रहना। उधर राहुल की चालें लगातार सफल हो रही थी। एक शाम वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठा था। मोंटी ने पूछा, भाई अब क्या लगता है? राहुल हंसते हुए बोला, बस कुछ ही दिनों की बात है, अब वो मुझ पर भरोसा करने लगी है। गोलू बोला, फिर वही पुराना खेल? राहुल ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। इस बार थोड़ा बड़ा खेल होगा। दोनों दोस्त हैरान रह गए। ये अंगूठी? राहुल मुस्कुराया, नकली है, लेकिन लड़की को लगेगा सगाई की अंगूठी है। तीनों जोर जोर से हंस पड़े। उन्हें क्या पता था कि यही नकली अंगूठी एक दिन राहुल की पूरी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। नकली अंगूठी हाथ में लिए राहुल देर तक उसे घुमाता रहा। गोलू ने हंसते हुए पूछा, भाई इतनी सस्ती अंगूठी से करोड़ों का दिल जीत लेगा क्या? राहुल मुस्कुराया, अंगूठी की कीमत नहीं, कहानी की कीमत होती है। अगर कहानी अच्छी हो तो इंसान नकली चीज को भी असली मान लेता है। तीनों फिर ठहाका मारकर हंस पड़े। राहुल के चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान थी। उसे प्यार नहीं, सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलना आता था। उधर नैना अब भी राहुल को एक अच्छा इंसान समझने लगी थी। उसे लगा था कि कॉलेज में लोग राहुल के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करते समय राहुल चुपचाप उसके सामने आकर बैठ गया। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। और दोस्ती? नैना मुस्कुरा दी, वो भी ठीक है। राहुल ने पहली बार गंभीर होकर कहा, नैना अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या सच सच जवाब दोगी? पूछिए, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? नैना कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद हाँ। राहुल के मन में खुशी नहीं बल्कि चाल सफल होने का अहंकार था। उसने मन ही मन कहा, बस अब आखिरी कदम बाकी है। 2 दिन बाद कॉलेज की छुट्टी थी। राहुल ने नैना को फ़ोन किया, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो आज मंदिर चलें? नैना हैरान हुई, मंदिर? हाँ, मेरी माँ कहती है कि किसी अच्छे काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करनी चाहिए। नैना ने बिना शक किए हामी भर दी। शाम को दोनों एक मंदिर में पहुंचे। मंदिर में घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। लोग पूजा कर रहे थे। राहुल ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर जेब से वही छोटी सी अंगूठी निकाली। नैना चौंक गई। ये क्या है? राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज भगवान को साक्षी मानकर तुमसे एक वादा करूं। नैना की धड़कनें तेज हो गई। राहुल बोला, कॉलेज खत्म होते ही मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, फिर पूरे रीति रिवाज से तुमसे शादी करूंगा। अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने नैना की उंगली में अंगूठी पहना दी। नैना की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या सच में? राहुल मुस्कुराया, अब तुम सिर्फ मेरी हो नैना। नैना ने भी सिर झुकाकर हामी भर दी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई हो। उसी समय मंदिर के बाहर पूजा खड़ी थी। वह अपनी माँ के साथ मंदिर गई हुई थी। उसने दूर से राहुल और नैना को देखा। उसका दिल घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, कहीं नैना कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रही है। अगले दिन पूजा ने नैना को अलग से बुलाया। तू सच सच बता, क्या राहुल ने तुझे शादी करने का वादा किया है? नैना मुस्कुराई, सिर्फ वादा ही नहीं, भगवान के सामने कसम भी खाई है। पूजा ने सिर पकड़ लिया। नैना, भगवान का नाम लेना आसान है, निभाना मुश्किल। मुझे उस लड़के पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। नैना थोड़ा नाराज हो गई। हर बार तू राहुल को गलत क्यों समझती है? क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोगों की बातों पर मत जाओ, इंसान को खुद पहचानो। पूजा चुप हो गई। उसे डर था कि उसकी दोस्त किसी ऐसे रास्ते पर जा रही है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे राहुल और नैना पहले से ज़्यादा मिलने लगे। कभी पार्क में, कभी नदी के किनारे में, कभी शहर की पुरानी लाइब्रेरी में, तो कभी चाट की दुकान में। राहुल हमेशा नैना को हंसाने की कोशिश करता। एक दिन दोनों गोलगप्पे खा रहे थे। राहुल बोला, अगर मैं सारे गोलगप्पे खा गया तो? नैना हंसकर बोली, तो पैसे भी आप ही देंगे। और अगर तुम जीत गई तो मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। दोनों बच्चों की तरह हंसने लगे। पास खड़ा गोलगप्पे वाला मुस्कुराकर बोला,
भगवान आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। नैना शर्मा गई, लेकिन राहुल के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वह जानता था कि यह रिश्ता उसके लिए सिर्फ एक खेल है। कुछ दिनों बाद नैना की माँ ने गौर किया कि उनकी बेटी अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी है। एक रात उन्होंने पूछा, बेटी कोई बात है क्या? नैना मुस्कुराई, नहीं माँ, बस पढ़ाई अच्छी चल रही है। वह अपनी माँ से राहुल के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन सोचा जब शादी की बात पक्की होगी तभी बताऊंगी। उधर राहुल के दोस्त उससे पूछ रहे थे, भाई अब तो लड़की पूरी तरह भरोसा कर चुकी है। राहुल ने सिर हिलाया, हाँ, अब अगला कदम सबसे आसान है, बस थोड़ा और इंतजार, फिर वो खुद अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम कर देगी। गोलू और मोंटी फिर जोर जोर से हंस पड़े। उन्हें नहीं पता था कि जिस झूठ की नींव पर राहुल अपना खेल खड़ा कर रहा है, उसी झूठ की एक एक ईंट एक दिन उसके अपने महल को ही ढहा देगी। मंदिर में हुई उस झूठी सगाई को लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अब राहुल और नैना का रिश्ता पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन चुका था। हालांकि दोनों ने कभी खुलेआम अपने रिश्ते का ऐलान नहीं किया था, लेकिन उनकी आंखों की भाषा सब कुछ कह देती थी। नैना के लिए राहुल अब सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसका होने वाला जीवन साथी था। उसे राहुल की हर बात पर विश्वास था, लेकिन राहुल उसके लिए यह सब एक खेल था। एक शाम राहुल ने नैना को फ़ोन किया, कल सुबह जल्दी तैयार रहना। क्यों? एक सरप्राइज़ है। लेकिन कहाँ जाना है? अगर पहले ही बता दूंगा तो सरप्राइज़ कैसा? नैना मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन देर मत करना। अगली सुबह राहुल अपनी बाइक लेकर नैना के घर के पास पहुंच गया। नैना हल्के नीले रंग का सूट पहनकर बाहर आई। उसे देखकर राहुल कुछ पल चुप रह गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज तो आसमान भी तुम्हारे कपड़ों का रंग देखकर नीला हुआ है। नैना हंस पड़ी, आपको तो हर समय तारीफें करने की आदत है और तुम्हें हर बार शर्मा जाने की। दोनों हंसते हुए निकल पड़े। करीब आधे घंटे बाद वे शहर से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से पूरा शहर दिखाई देता था। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। राहुल ने जेब से 2 कप चाय निकाली। ये लो, तुम्हारी पसंद वाली अदरक की चाय। नैना हैरान रह गई, तुम्हें याद था? राहुल मुस्कुराया, जिससे प्यार हो उसकी छोटी से छोटी बातें भी याद रहती है। ये सुनकर नैना की आंखें चमक उठी। दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर राहुल बोला, नैना, शादी के बाद हमारा घर कैसा होगा? नैना मुस्कुराई, बहुत बड़ा नहीं, बस छोटा सा घर जिसमें एक आंगन हो और तुलसी का पौधा हो और एक छोटा सा कमरा जहां मैं बच्चों को पढ़ाया करूंगी। राहुल हंसते हुए बोला, और मेरा कमरा? वो भी होगा, लेकिन उसमें हमेशा बिखरे हुए कपड़े नहीं होने चाहिए। दोनों जोर से हंस पड़े। राहुल ने एक डायरी निकाली। देखो, उसमें उसने एक छोटे से घर का चित्र बनाया था। आंगन, पेड़, झूला और दरवाजे पर लिखा था, राहुल, नैना। नैना भावुक हो गई। तुमने ये कब बनाया? जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तब। असल में वह चित्र राहुल ने पिछली रात इंटरनेट से देखकर बनाया था, लेकिन नैना को क्या पता, उसके लिए तो यह भी प्यार का एक सबूत था। शाम को लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पुराने बस स्टॉप के नीचे खड़े हो गए। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। नैना ने कहा, लगता है भगवान भी चाहते हैं कि हम यहीं रुकें। राहुल मुस्कुराया, तो ठीक है, आज भगवान की भी सुन लेते हैं। तभी बिजली जोर से कड़की। नैना डरकर राहुल के थोड़ा पास आ गई। राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूं ना। नैना ने पहली बार बिना झिझक के उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर विश्वास था और राहुल के चेहरे पर जीत की मुस्कान। उधर पूजा दूर से यह सब देख रही थी। वह अपने भाई के साथ बाजार गई हुई थी। उसने राहुल को नैना का हाथ पकड़े देखा। उसका मन बेचैन हो उठा। ये रिश्ता ठीक नहीं है, उसने मन ही मन कहा। 2 दिन बाद कॉलेज की कैंटीन में पूजा ने राहुल को अकेले बैठे देखा। वह सीधे उसके पास पहुंच गई। मुझे तुमसे बात करनी है। राहुल मुस्कुराया, कहो। पूजा की आवाज़ सख्त थी। अगर
तुम्हारा इरादा नैना से शादी करने का नहीं है तो अभी के अभी उसके रास्ते से हट जाओ। राहुल ने बनावटी हैरानी दिखाई। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। राहुल धीरे से मुस्कुराया। लोग तो भगवान के बारे में भी गलत बोलते हैं। तुम मेरी जगह खुद मुझे पहचानो, पूजा ने गुस्से में कहा। अगर तुमने नैना का दिल तोड़ा तो याद रखना, भगवान देर करते हैं अंधेर नहीं। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राहुल कुछ पल उसे जाता हुआ देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने मन ही मन बोला, जिसे खेल समझ लिया हो उसे छोड़ने में मुझे कभी देर नहीं लगती। उसी शाम गोलू और मोंटी राहुल के कमरे में पहुंचे। मोंटी ने पूछा, भाई अब आगे क्या? राहुल ने मेज पर रखी नकली अंगूठी उठाई और हंसते हुए बोला, अब वक्त आ गया है कि नैना पूरी तरह से यकीन कर ले कि मैं उसका पति बनने वाला हूँ। गोलू बोला, फिर? राहुल की आंखों में लालच चमक उठा। फिर जो हर बार होता है, दिल जीतो, भरोसा जीतो, और जब सामने वाला सब कुछ हार जाए तो खेल खत्म। तीनों की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत चुपचाप उनकी हर बात सुन रही थी और बहुत जल्दी ही उनके इस खेल का हिसाब भी लिखने वाली थी। बरसात का मौसम खत्म हो चुका था। कॉलेज का अंतिम वर्ष भी अपने आखिरी दिनों में था। हर कोई अपनी नौकरी, आगे की पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं में लगा था। लेकिन नैना के सारे सपने सिर्फ एक नाम के आसपास घूम रहे थे। वह था राहुल। उसे पूरा विश्वास था कि कॉलेज खत्म होते ही राहुल अपने घर वालों को लेकर उसके घर आएगा और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी दुल्हन बना लेगा। उधर राहुल अब पहले से भी ज्यादा मीठा बोलने लगा था। हर सुबह गुड मॉर्निंग मेरी होने वाली पत्नी, हर रात सो जाओ मिसेस राहुल। इन सब बातों को सुनकर नैना का चेहरा खुशी से खिल उठता। उसे क्या पता था कि जिन शब्दों को वह अपना भविष्य समझ रही है वे राहुल के लिए सिर्फ एक चाल थे। एक रविवार की सुबह राहुल नैना को शहर से दूर एक पुराने आम के बाग में ले गया। वह जगह बहुत शांत थी। चारों तरफ हरियाली थी। पेड़ों से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। दोनों दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर तक राहुल चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। नैना, अगर मैं तुम्हें अभी अपने घर ले जाऊं तो शायद मेरे पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगे। नैना का चेहरा उतर गया। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि पहले मैं नौकरी करूं। लेकिन तुम चिंता मत करो, जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं सबसे पहले तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा। नैना ने बिना एक पल सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राहुल। राहुल ने मन ही मन सोचा, यही भरोसा तो चाहिए था। उस दिन राहुल ने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। नैना मुस्कुराई। अब क्या सरप्राइज है? राहुल ने डिब्बी खोली। उसमें एक साधारण सा चांदी जैसा दिखने वाला लॉकेट था। लॉकेट के अंदर दोनों की छोटी सी तस्वीर लगी थी। असल में वह भी बाजार से बहुत सस्ते दाम में खरीदा गया था। लेकिन राहुल ने कहानी बनाई। ये मेरी दादी का लॉकेट है। उन्होंने कहा था कि इसे उस लड़की को देना जिससे तुम शादी करोगे। नैना की आंखें भर आई। उसने दोनों हाथों से लॉकेट को पकड़ लिया। मैं इसे जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी, राहुल मुस्कुराया। और मैं तुम्हें। उसी समय बाग के दूसरी ओर बैठा एक बूढ़ा माली दोनों को देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रिश्ते भरोसे पर बनते हैं। अगर भरोसा टूट जाए तो इंसान पूरी जिंदगी जुड़ नहीं पाता। राहुल ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। लेकिन उसके मन में उस बुजुर्ग की बात का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। सभी छात्र एक दूसरे से गले मिल रहे थे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। किसी की आंखों में नए सपने थे। नैना उदास थी। उसे लग रहा था कि अब रोज राहुल से मुलाकात नहीं होगी। राहुल उसके पास गया। इतनी उदास क्यों हो? अब रोज कैसे मिलेंगे? राहुल ने तुरंत कहा, रोज नहीं, अब तो पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। नैना मुस्कुरा दी। कॉलेज से निकलते समय राहुल ने अचानक कहा, चलो आज आखिरी दिन है, मंदिर चलते हैं। दोनों मंदिर पहुंचे। राहुल ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में कहा, हे भगवान, अगर मैंने नैना के अलावा किसी और लड़की से शादी की तो मुझे कभी सुख मत देना। नैना ने तुरंत उसकी बात रोकनी चाहिए। ऐसी कसम मत खाओ। लेकिन
राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम मेरी किस्मत हो। नैना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसे लगा आज उसका रिश्ता सचमुच भगवान ने तय कर दिया है। उस शाम घर लौटते समय सावित्री ने बेटी के चेहरे की चमक देख ली। लगता है कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है। नैना माँ के गले लग गई। माँ, बस थोड़ा सा इंतजार और फिर मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी। सावित्री मुस्कुरा दी। उन्हें लगा शायद बेटी को नौकरी मिलने वाली है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला उनसे छुप कर ले रही है। उधर राहुल अपने कमरे में बैठा था। गोलू और मोंटी भी वहीं थे। गोलू ने पूछा, अब कॉलेज भी खत्म, अब क्या प्लान है? राहुल ने मेज पर रखी एक डायरी खोली। उसमें कुछ शहरों के नाम लिखे थे, दिल्ली, मुंबई, पुणे। मोंटी ने हैरानी से पूछा, ये क्या है भाई? राहुल हंस पड़ा, जहाँ ज़्यादा पैसा वहीं मेरा अगला ठिकाना। और नैना? राहुल ने कंधे उचकाए, जब तक जरूरत है तब तक रिश्ता, उसके बाद सब खत्म। तीनों की हंसी कमरे में गूंज उठी, लेकिन उसी समय दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर जैसे सब कुछ देख रही थी, और शायद किस्मत भी, क्योंकि बहुत जल्द राहुल के झूठ का पहला परिणाम उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। कॉलेज खत्म हुए लगभग 3 महीने बीत चुके थे। नैना को शहर के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उसे अपने पैरों पर खड़े होने की खुशी थी। हर महीने की पहली तारीख को वह अपनी पूरी सैलरी लाकर माँ सावित्री के हाथ पर रख देती। सावित्री जी की आंखें भर आती, बेटी थोड़ा सा अपने लिए भी रखा कर। नैना मुस्कुरा देती और कहती, माँ, मेरी सबसे बड़ी जमा पूंजी तो आप हैं। सावित्री उसके माथे को चूम लेती। उधर राहुल अब भी बेरोजगार था, लेकिन उसके झूठ कम नहीं हुए थे। वह रोज नैना को फोन करता, बस इंटरव्यू चल रहे हैं, एक बड़ी कंपनी में बात पक्की होने वाली है, जैसे ही नौकरी मिलेगी सबसे पहले तुम्हारे घर आऊँगा। नैना हर बार खुशी से कहती, मैं इंतजार करूँगी। उसे क्या पता था कि राहुल किसी नौकरी की तलाश में नहीं, बल्कि किसी अमीर लड़की की तलाश में था। एक शाम राहुल ने नैना को फ़ोन किया, कल शाम 5 बजे वहीं पुराने झील वाले पार्क में मिलना। कोई खास बात है? बहुत खास। अगले दिन नैना समय से पहले ही पार्क में पहुंच गई। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। हाथ में वही लॉकेट था जो राहुल ने दिया था। कुछ देर बाद राहुल भी वहां आ गया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। नैना खुश होकर बोली, लगता है नौकरी मिल गई। राहुल मुस्कुराया, हाँ, भगवान ने हमारी सुन ली है नैना। दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू क्लियर हो गया है। नैना खुशी से उछल पड़ी, सच? हाँ, अगले सप्ताह मुझे दिल्ली जाना होगा। नैना का चेहरा एक पल में उतर गया। इतनी दूर? राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे पगली, ये दूरी सिर्फ कुछ ही महीनों की होगी, फिर अच्छी नौकरी, फिर शादी, और फिर हमेशा के लिए साथ। नैना ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहाँ सिर्फ सच दिखाई दे रहा था, जबकि असलियत झूठ से भी ज़्यादा काली थी। अगले कुछ दिन दोनों ने साथ बिताए, कभी मंदिर में, कभी पार्क में, कभी नदी के किनारे। राहुल हर मुलाकात में शादी के सपने दिखा था। एक दिन उसने कहा, दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले घर किराए पर लूंगा, फिर तुम्हें वहां बुलाऊंगा, हम दोनों मिलकर नया जीवन की शुरुआत करेंगे। नैना ने मुस्कुराकर कहा, और माँ, उन्हें भी साथ रखेंगे? राहुल ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, बिल्कुल। असल में वह सिर्फ नैना को खुश रखने के लिए हर बात पर हाँ कह देता था। दिल्ली जाने से एक दिन पहले दोनों फिर उसी मंदिर में पहुंचे जहां राहुल ने पहली बार शादी का वादा किया था। नैना ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे राहुल की हर मुश्किल आसान करना। राहुल मन ही मन हंस रहा था। उसे भगवान से नहीं, अपनी चालाकी पर भरोसा था। मंदिर से निकलते समय उसने नैना को गले लगाया। बस कुछ महीनों की बात है, फिर मैं बारात लेकर आऊँगा। नैना ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुनिया उसी एक वादे में बस गई हो। अगले दिन बस अड्डे पर विदाई का समय था। सावित्री भी राहुल को पहली बार देखने आई थी। राहुल ने उसके पैर छुए। आशीर्वाद दीजिए आंटी।
सावित्री ने स्नेह से कहा, बेटा मेहनत से काम करना। जी आंटी। नैना की आंखों में आंसू थे, बस चलने लगी। राहुल ने खिड़की से हाथ हिलाया, जल्दी लौटूंगा। बस दूर निकल गई और नैना देर तक उसी सड़क को देखती रही। शुरुआत के कुछ दिनों तक राहुल रोज फोन करता, वीडियो कॉल, लंबी बातें, शादी की योजनाएं, सब कुछ पहले जैसा होता। लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। आज बहुत काम है, आज मीटिंग चल रही है, बाद में बात करता हूँ। नैना हर बार उसकी मजबूरी समझ लेती। करीब 1.5 घंटे बाद एक सुबह स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते नैना को अचानक चक्कर आ गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। स्कूल के प्रधानाचार्य और दूसरी शिक्षिकाएं उसे तुरंत अस्पताल लेकर गई। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर मुस्कुराए, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इन्हें आराम करने की जरूरत है। प्रधानाचार्य ने पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, बधाई हो, ये माँ बनने वाली है। यह सुनते ही नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने राहुल का चेहरा घूम गया। कुछ देर बाद उसने कांपते हाथों से राहुल का नंबर मिलाया। फोन स्विच ऑफ आया। उसने फिर मिलाया, फिर, लेकिन हर बार वही आवाज आई, जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वह इस समय बंद है। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अभी भी भरोसा था, शायद फोन खराब हो गया होगा, शायद वह किसी जरूरी काम में होगा। उसे नहीं पता था कि जिस आदमी का वह इंतजार कर रही है वह उसी पल हमेशा के लिए दूर जाने की तैयारी कर चुका था। अस्पताल से बाहर निकलते ही नैना के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने बार बार राहुल को फोन लगाया, लेकिन हर बार मोबाइल बंद मिला। 2 दिन इंतजार करने के बाद उसने राहुल के दोस्त गोलू का नंबर मिलाया। भैया, राहुल से बात करवाइए ना। गोलू घबरा गया। उसे राहुल की सच्चाई पता थी। उसने झूठ बोल दिया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसने हमसे भी संपर्क तोड़ दिया है। यह सुनकर नैना का दिल बैठ गया। उसी शाम राहुल का एक मैसेज आया, मुझे कुछ समय के लिए परेशान मत करना, मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। नैना ने तुरंत जवाब लिखा, राहुल, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैसेज भेजते ही वह उसके जवाब का इंतजार करने लगी, लेकिन राहुल ने वह मैसेज पढ़ा और बिना जवाब दिए उसका नंबर हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। उधर राहुल दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई पहुंच चुका था। उसने अपने सोशल मीडिया पर नया नाम लिख लिया और खुद को एक सफल बिजनेसमैन बताने लगा। आईने के सामने खड़े होकर वह मुस्कुराया। एक कहानी खत्म, अब दूसरी शुरू। उधर नैना की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अब समझ आने लगा था कि जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना था वह उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। मुंबई शहर में चमचमाती इमारतें, बड़ी बड़ी कंपनियां और दौड़ती भागती जिंदगी। राहुल ने एक महंगे होटल में कमरा लिया। उसने उधार के सूट पहने, किराए की लग्जरी कार ली और खुद को एक सफल बिजनेसमैन बताने लगा। एक दिन उसकी नज़र देश के मशहूर उद्योगपति शिवनाथ मल्होत्रा की कंपनी के बाहर लगी भीड़ पर पड़ी। उसे पता चला कि आज कंपनी की नई परियोजना का उद्घाटन है और वहां उद्योगपति की बेटी रिया मल्होत्रा भी आने वाली है। राहुल के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर इस लड़की से शादी हो गई तो जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ देर बाद कई गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। रिया कार से उतरी, तभी भीड़ में एक लड़का सेल्फी लेने के चक्कर में फिसलकर उसके सामने आ गया। राहुल तुरंत दौड़कर उसे संभालने लगा और रिया से बोला, मैडम आप ठीक हैं? भीड़ में आपको चोट लग सकती थी। रिया मुस्कुराई, थैंक यू, आपने समय पर मदद कर दी। राहुल ने विनम्रता से कहा, मदद करना इंसानियत है, एहसान नहीं। रिया उसके व्यवहार से प्रभावित हुई। उसने अपना विजिटिंग कार्ड राहुल को देते हुए कहा, कभी कंपनी आइए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रिया के जाते ही राहुल कार्ड को देखकर मुस्कुराया। पहला कदम कामयाब। उसे नहीं पता था कि जिस परिवार में वह जगह बनाने जा रहा है वहीं उसका अतीत उसका इंतजार कर रहा है। मुंबई में राहुल अपनी नई चाल चलने लगा था। उधर नैना अपने टूटे हुए दिल और माँ बनने की चिंता के साथ नौकरी की तलाश में शहर शहर भटक रही थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था। लोग छाते लेकर जल्दी जल्दी निकल रहे थे। तभी सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति की पुरानी कार कीचड़ में फंस गई। करीब 70 साल के उस बुजुर्ग ने
कार को धक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर फिसल गया और वे सीधे कीचड़ में गिर पड़े। सैकड़ों लोग वहां से गुजर रहे थे। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था, कोई हंस रहा था, लेकिन किसी ने उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की। तभी नैना वहां पहुंची। अपनी परेशानी भूलकर वह तुरंत दौड़ी। बाबा जी, आपको चोट तो नहीं लगी? उसने बिना किसी झिझक के उन्हें सहारा देकर उठाया। अपने दुपट्टे से उनके कपड़ों का कीचड़ साफ किया। फिर राह चलते दो लोगों से मदद लेकर कार को भी बाहर निकलवाया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम मुझे जानती भी नहीं, फिर इतनी मदद क्यों? नैना मुस्कुराई। मुसीबत में इंसान की मदद करने के लिए पहचान नहीं, इंसानियत चाहिए। बुजुर्ग कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर जेब से 10,000 रुपये निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। नैना ने दोनों हाथ पीछे कर लिए और कहा, माफ़ कीजिए बाबा जी, मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की। बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, शायद जिसकी तलाश मुझे वर्षों से थी, आज वह मिल गई। नैना के जाने के बाद उनकी दूसरी लग्जरी कार वहां आकर रुकी। सूट बूट पहने कई लोग भागते हुए आए। सर, आप ठीक तो हैं? वह कोई साधारण बुजुर्ग नहीं थे। वह थे शिवनाथ मल्होत्रा, देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के मालिक। लेकिन वे अक्सर साधारण कपड़ों में ही निकलते थे, क्योंकि उन्हें दौलत नहीं, इंसानियत की तलाश थी। कार में बैठते समय उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, उस लड़की का पता लगाओ। आज पहली बार किसी ने मेरी नहीं, इंसानियत की इज्जत की है। मैनेजर ने सिर झुका दिया। जी सर। उधर नैना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसने जिस बुजुर्ग की मदद की है, वह आने वाले समय में उसकी किस्मत बदलने वाला है। बारिश थम चुकी थी। अपनी लग्जरी कार में बैठकर शिवनाथ मल्होत्रा पूरे रास्ते सिर्फ नैना के बारे में सोचते रहे। उनके मैनेजर अरविंद ने पूछा, सर, क्या उस लड़की में कुछ खास बात थी? शिवनाथ जी ने गहरी सांस ली। अरविंद, करोड़ों रुपए देखकर लोग झुक जाते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी ने कीचड़ में गिरे एक अनजान बूढ़े इंसान को उठाया है। उसने मेरी मदद की, लेकिन बदले में 1 रुपए भी नहीं लिया। ऐसे लोग आज के समय में बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकालो, लेकिन ध्यान रहे उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जी सर। 2 दिन बाद अरविंद सारी जानकारी लेकर उनके सामने पहुंचा। सर, लड़की का नाम नैना है। एक छोटे स्कूल में पढ़ाती है। पिता का देहांत हो चुका है। माँ के साथ रहती है। कुछ पल रुककर उसने धीमी आवाज में कहा, और सर, वह माँ बनने वाली है। शिवनाथ जी चौंक गए। शादी हो चुकी है उसकी? नहीं सर, उसे शादी का झूठा वादा करके एक लड़का छोड़कर भाग गया। यह सुनते ही शिवनाथ जी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, इतिहास फिर से दोहराया गया है। अरविंद हैरान था। सर, आपका मतलब? शिवनाथ जी उठकर अपने कमरे में गए। उन्होंने अलमारी खोली और एक पुरानी तस्वीर निकालकर उसे देखने लगे। तस्वीर में एक मुस्कुराती हुई लड़की थी। मेरी बेटी आराध्या है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ साल पहले उसके साथ भी यही हुआ था। एक लालची लड़के ने शादी का सपना दिखाया, उसका भरोसा जीता, फिर उसे अकेला छोड़ दिया। मेरी बेटी वह सदमा सह नहीं सकी और उस दिन के बाद मेरी दुनिया ही उजड़ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। शिवनाथ जी ने तस्वीर को सीने से लगाया और बोले, मैंने उसी दिन फैसला किया था, अपनी दौलत किसी रिश्तेदार को नहीं दूंगा, उसे दूंगा जिसके दिल में इंसानियत होगी। उन्होंने नैना की रिपोर्ट फिर से उठाई। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद भगवान ने मेरी तलाश पूरी कर दी। उधर मुंबई में राहुल को पहली बार रिया का फोन आया। मिस्टर राहुल, पापा इस रविवार कुछ खास मेहमानों से मिल रहे हैं, आप भी आइए। राहुल खुशी से उछल पड़ा। जरूर, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वह करोड़पति बनने का सपना लेकर जा रहा है, उसी घर का मालिक उसके अतीत का सबसे बड़ा गवाह बनने वाला है। रविवार की सुबह राहुल महंगा सूट पहनकर शिवनाथ मल्होत्रा के आलिशान बंगले पर पहुंचा। चारों ओर सुरक्षा गार्ड, विदेशी गाड़ियां और बड़े बड़े उद्योगपति मौजूद थे। रिया मुस्कुराते हुए उसके पास आई। वेलकम राहुल, पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। राहुल मन ही मन बोला, बस
आज इन्हें इम्प्रेस कर लिया तो समझो जिंदगी बन जाएगी। उधर शिवनाथ जी अपने ऑफिस में बैठे थे। जैसे ही राहुल अंदर आया, उसने झुककर उनके पैर छुए। नमस्ते अंकल। शिवनाथ जी ने उसे गौर से देखा। चेहरा कहीं देखा सा लग रहा था, लेकिन उन्हें याद नहीं आया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बैठो बेटा। राहुल ने इतनी मीठी बातें की कि वहां बैठे सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। आजकल ऐसे संस्कारी लड़के बहुत कम मिलते हैं। रिया गर्व से राहुल की ओर देखने लगी, लेकिन तभी शिवनाथ जी की नज़र राहुल के हाथ में पहनी हुई पुरानी चांदी की अंगूठी पर पड़ी। वह एक पल के लिए चौंक गए। बिल्कुल वैसी ही अंगूठी उनकी बेटी आराध्या की एक तस्वीर में भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई पुराना रिश्ता? उन्होंने अपने मैनेजर अरविंद को धीरे से बुलाया। इस लड़के की पूरी जांच करवाओ। इसके परिवार, पुराने शहर, कॉलेज सब कुछ पता करो और ध्यान रहे इसे भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जी सर। उधर राहुल को लग रहा था कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पोल खुलने में अब ज्यादा समय नहीं बचा था। अगली सुबह शिवनाथ जी के मैनेजर अरविंद राहुल की जांच के लिए उसके पुराने शहर पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले राहुल के कॉलेज में जानकारी निकाली। एक पुराने चपरासी ने राहुल की तस्वीर देखते ही कहा, अरे साहब, इसे कौन नहीं जानता, पढ़ाई कम, लड़कियों के पीछे ज्यादा घूमता था। यह सुनकर अरविंद का शक और गहरा हो गया। उसके बाद वह कॉलेज के पास वाली चाय की दुकान पर पहुंचे। दुकानदार ने राहुल की फोटो को देखते ही कहा, साहब, ये तो हमेशा एक लड़की के साथ आता था, नाम शायद नैना था। फिर अचानक दोनों दिखना बंद हो गए। अरविंद ने तुरंत नैना का पता निकलवाया। उधर नैना अपनी माँ के साथ घर में बैठी थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? बेटी, मैं शिवनाथ जी के कंपनी से आया हूँ। अरविंद ने अपना परिचय दिया। नैना घबरा गई। उसे लगा शायद नौकरी के लिए कोई आया है। कुछ देर बातचीत के बाद अरविंद ने धीरे से राहुल की फोटो उसके सामने रख दी। क्या आप इस लड़के को जानती हैं? तस्वीर देखते ही नैना की आंखों से आंसू बह निकले। इसी ने मुझसे शादी का वादा किया था और मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अरविंद ने पूछा, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? नैना अंदर गई और एक डिब्बा लेकर आई। उसमें मंदिर में पहनाई गई अंगूठी, दोनों की तस्वीरें, राहुल के लिखे हुए प्रेम पत्र और मोबाइल में सेव किए हुए उसके वॉइस मैसेज थे, जिनमें वह बार बार कह रहा था, नैना, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। अरविंद सबूत देखकर हैरान रह गए। उन्हें अब यकीन हो गया था कि राहुल वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। उन्होंने मन ही मन कहा, सर का शक सही था। उन्होंने नैना से कहा, बेटी, घबराना मत, बहुत जल्द ही तुम्हें न्याय मिलेगा। यह कहकर वह सारे सबूत लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। उधर राहुल रिया के साथ अपनी सगाई की तैयारियों में व्यस्त था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बर्बादी के सारे सबूत अब शिवनाथ मल्होत्रा की मेज पर पहुंचने वाले हैं। मुंबई पहुंचते ही अरविंद सीधे शिवनाथ मल्होत्रा के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने राहुल के खिलाफ मिले सारे सबूत मेज पर रख दिए। तस्वीरें, प्रेम पत्र, मंदिर की फोटो, मोबाइल की रिकॉर्डिंग, सब कुछ देखकर शिवनाथ जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कांपते हाथों से राहुल की तस्वीर उठाई। अचानक उनकी नज़र एक पुरानी फोटो पर पड़ी, जिसमें उनकी बेटी आराध्या राहुल के साथ खड़ी थी। अब उन्हें सब याद आ गया। उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। यही वो लड़का है जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद शिवनाथ जी ने खुद को संभाला। अरविंद ने पूछा, सर, क्या अभी पुलिस को बुला दें? शिवनाथ जी ने सिर हिलाया। नहीं, अगर इसे अभी गिरफ्तार कराया तो इसकी सजा सिर्फ कानून देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका घमंड भी टूटे। जिस दौलत के लिए इसने दो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, उसी दौलत के सामने इसकी असलियत उजागर होगी। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। रिया को अभी कुछ मत बताना। शिवनाथ मल्होत्रा जानते थे उनकी बेटी रिया बहुत ही सीधी सादी है। वह किसी की भी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेती है। इसलिए उन्हें योग्य और ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी, जिसके हाथों में वे अरबों की संपत्ति के साथ साथ अपनी बेटी का भविष्य को भी सुरक्षित रख सके।
जो उसे कभी धोखा न दे, जो उन्हें नैना में दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने उसे अपनी बेटी बनाने का संकल्प ले लिया, जो आराध्या की तरह उसका फर्ज निभाएगी। उन्होंने कहा, शादी की सारी तैयारियां पहले की तरह चलने दो। जिस दिन मंडप सजेगा उसी दिन पूरी दुनिया के सामने इसका असली चेहरा बेनकाब होगा। अरविंद मुस्कुराया। समझ गया सर। उधर राहुल खुशी खुशी रिया के साथ शादी की खरीदारी कर रहा था। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, राहुल, शादी के बाद सबसे पहले कहाँ चलेंगे? राहुल हंसकर बोला, जहाँ तुम कहो। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सपना था, मल्होत्रा ग्रुप की अरबों की संपत्ति उसके नाम हो। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस शादी का वह सपना देख रहा है वही शादी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती बनने वाली है। अगले दिन शिवनाथ मल्होत्रा ने अपने मैनेजर अरविंद से कहा, नैना और उसकी माँ को सम्मान के साथ मुंबई बुलाओ, लेकिन उन्हें अभी राहुल के बारे में कुछ मत बताना। 2 दिन बाद नैना अपनी माँ सावित्री के साथ पहली बार मुंबई पहुंची। इतना बड़ा शहर देखकर दोनों हैरान थी। कंपनी की कार उन्हें सीधे शिवनाथ जी के बंगले पर लेकर गई। बंगले का विशाल दरवाजा खुला। शिवनाथ जी खुद बाहर आकर नैना का स्वागत करने लगे। नैना घबरा गई। बाबा जी, आप? शिवनाथ जी मुस्कुराए। हाँ बेटी, उस दिन सड़क पर जिस बूढ़े की मदद तुमने की थी वही आज तुम्हारा स्वागत कर रहा है। नैना की आंखें भर आई। लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूँ बाबा। शिवनाथ जी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके संस्कारों से होती है बेटी। उन्होंने सावित्री जी की ओर देखकर कहा, आज से इस घर के दरवाजे आप दोनों के लिए हमेशा के लिए खुले हैं। फिर वे नैना को अपने घर के मंदिर में ले गए। वहां आराध्या की तस्वीर रखी थी। तस्वीर देखते ही नैना रुक गई। ये कौन है? शिवनाथ जी की आंखें नम हो गई। मेरी बेटी आराध्या, जिसे एक धोखेबाज लड़के ने शादी का सपना दिखाकर छोड़ दिया था। उस दिन मैंने अपनी बेटी खो दी थी और उसी दिन तय किया था कि अपनी दौलत किसी लालची इंसान को नहीं बल्कि किसी सच्चे दिल वाले इंसान को दूंगा। उन्होंने नैना का हाथ पकड़कर कहा, जिस दिन तुमने मुझे कीचड़ से उठाया था उसी दिन मुझे लगा भगवान ने मुझे मेरी बेटी वापस भेज दी है। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। वह झुककर शिवनाथ जी के पैर छूने लगी। शिवनाथ जी ने उसे रोक लिया। नहीं बेटी, आज से तुम इस घर की मेहमान नहीं, मेरी बेटी हो। सावित्री जी भावुक हो गई। उधर राहुल अपनी शादी के कार्ड बांटने में व्यस्त था। उसे नहीं पता था कि जिस लड़की को उसने ठुकराया था वही अब उसी घर में सम्मान के साथ बेटी बनकर रह रही थी, जहां वह दामाद बनने के सपने देख रहा था। और किस्मत अब दोनों को आमने सामने लाने वाली थी। शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। राहुल रिया के साथ शादी की तैयारियों के लिए मल्होत्रा हाउस पहुंचा। जैसे ही वह ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, उसकी नज़र सीढ़ियों से उतर रही एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नैना थी। राहुल के हाथ से मिठाई का डिब्बा गिर पड़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। न न नैना। नैना भी एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार आंसू नहीं थे। शिवनाथ जी दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं हो। रिया ने मुस्कुराकर कहा, राहुल मिलो, ये हैं नैना दीदी। पापा इन्हें अपनी बेटी मानते हैं। यह सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते। नैना ने सिर्फ इतना कहा, नमस्ते। उसकी आवाज़ में न गुस्सा था न प्यार, बस एक अजीब सी खामोशी थी। राहुल ने मौका मिलते ही नैना को अकेले में रोक लिया। तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? नैना ने शांत स्वर में जवाब दिया, भगवान की मर्जी से। राहुल घबराकर बोला, देखो जो हुआ उसे भूल जाओ। अगर तुमने यहाँ कुछ कहा तो किसी का भी भला नहीं होगा। नैना ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी राहुल, लेकिन सच को छुपाऊंगी भी नहीं। इतने में शिवनाथ जी वहां आ गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राहुल बेटा चलो, शादी की कुछ जरूरी बातें करनी हैं। राहुल घबराया हुआ उनके पीछे चल पड़ा। उसे लगने लगा था कि कहीं न कहीं कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और दूसरी ओर शिवनाथ जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उनका बिछाया हुआ जाल अब धीरे धीरे राहुल को अपनी गिरफ्त में ले रहा था।
शादी का दिन आ गया। पूरा मल्होत्रा हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। देश के बड़े उद्योगपति, नेता, फिल्मी हस्तियां और मीडिया के लोग भी शादी में पहुंचे हुए थे। राहुल शेरवानी पहनकर घोड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, बस आज के बाद करोड़ों की संपत्ति का मालिक मैं बन जाऊंगा। रिया दुल्हन के जोड़े में मंडप में आकर बैठ गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी ने कहा, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। जैसे ही राहुल ने वरमाला उठाई, तभी शिवनाथ मल्होत्रा ने ऊंची आवाज में कहा, रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। पूरा मंडप सन्न रह गया। रिया हैरानी से बोली, पापा क्या हुआ? शिवनाथ जी मंच पर पहुंचे और बोले, आज मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से नहीं कर सकता जिसने पहले दो मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी हो। राहुल घबराकर बोला, अंकल आप क्या कह रहे हैं? शिवनाथ जी ने इशारा किया। तुरंत बड़ी एलईडी स्क्रीन पर राहुल और नैना की तस्वीरें दिखाई देने लगी। फिर उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग चली। नैना, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, भगवान की कसम। पूरा हॉल खामोश हो गया। उसके बाद मंदिर की तस्वीरें, प्रेम पत्र और बाकी सबूत एक एक करके सबके सामने रख दिए गए। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, राहुल क्या ये सब सच है? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ सिर झुकाकर खड़ा रह गया। तभी शिवनाथ जी ने एक और तस्वीर सबके सामने रखी। इसे पहचानते हो? राहुल ने तस्वीर देखते ही डर से कांपना शुरू कर दिया। वह तस्वीर थी आराध्या की। शिवनाथ जी की आवाज भर्रा गई। यही मेरी बेटी थी जिसे तुमने सालों पहले शादी का सपना दिखाकर छोड़ दिया था। वह उस दर्द से कभी उबर नहीं पाई और आज तुम मेरी दूसरी बेटी रिया की जिंदगी भी बर्बाद करने चले थे। पूरा हॉल गुस्से से भर उठा। रिया ने राहुल के पास जाकर उसकी आंखों में देखा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। तुम प्यार के नहीं, दौलत के भूखे इंसान हो। शादी में आए मेहमानों ने भी राहुल की कड़ी निंदा की। शिवनाथ जी ने सिक्योरिटी की तरफ देखा। इसे अभी के अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकाल दो। दो गार्ड राहुल को पकड़कर मंडप से बाहर ले गए। जिस इंसान ने करोड़पति बनने का सपना देखा था, आज वही पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत होकर सिर झुकाए खड़ा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि शिवनाथ जी के पास सबके लिए एक और बड़ा ऐलान बाकी था। राहुल को सिक्योरिटी गार्ड शादी के मंडप से बाहर ले जा चुके थे। पूरा हॉल शांत था। हर किसी की नज़र अब शिवनाथ मल्होत्रा पर टिकी हुई थी। उन्होंने माइक अपने हाथ में लिया और गहरी सांस लेकर कहा, आज मेरी बेटी रिया की शादी तो नहीं हो सकी, लेकिन भगवान ने मुझे एक दूसरी बेटी जरूर दे दी है। इतना कहते ही उन्होंने नैना को मंच पर बुलाया। नैना घबराते हुए मंच पर पहुंची। शिवनाथ जी ने उसका हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, जिस बेटी ने मुझे कीचड़ से उठाया, उसने सिर्फ एक बूढ़े इंसान की नहीं, इंसानियत की इज्जत बचाई थी। जिस लड़की को समाज ने ठुकराया, उसी ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। आज से नैना सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि मल्होत्रा ग्रुप की कानूनी उत्तराधिकारी भी होगी। यह सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वकील मंच पर आए। उन्होंने पहले से तैयार दस्तावेज सबके सामने रखे। शिवनाथ जी ने उन पर हस्ताक्षर किए और फिर नैना से कहा, बेटी अब ये सब तुम्हारा है। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, बाबा मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। शिवनाथ जी मुस्कुराए। यही बात साबित करती है कि इस दौलत पर सबसे पहला हक तुम्हारा ही है। उन्होंने सावित्री जी को भी मंच पर बुलाया। आज से आप मेरी बहन समान हैं। इस घर में आपको कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। रिया भी आगे बढ़ी और नैना को गले से लगा लिया। दीदी, आज से हम दोनों बहनें हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे। उधर राहुल बंगले के बाहर सड़क पर अकेला बैठा था। उसका मोबाइल लगातार बज रहा था, लेकिन इस बार नौकरी के ऑफर के नहीं, बल्कि बैंक के कर्ज और उधार मांगने वालों के फोन थे। उसी समय गोलू और मोंटी भी वहां पहुंचे। उन्होंने राहुल को देखा और सिर झुका लिया। गोलू बोला, भाई हमने सोचा था दौलत मिल जाएगी, लेकिन तूने तो सब कुछ गंवा दिया। राहुल की आंखों से पहली बार पछतावे के आंसू निकले। मैंने दो नहीं, तीन तीन जिंदगियां बर्बाद कर दी, आराध्या, नैना और रिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 6 महीने बाद
नैना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। शिवनाथ जी ने उसे गोद में उठाकर कहा, आज मेरे घर की खुशियां लौट आई। नैना ने कंपनी की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ आराध्या फाउंडेशन की स्थापना की। यह संस्था उन महिलाओं की मदद करने लगी जिन्हें प्यार और शादी के नाम पर धोखा दिया गया था। सैकड़ों महिलाओं को रोजगार, कानूनी सहायता और नया जीवन मिलने लगा। एक दिन नैना अपनी कार से उसी सड़क से गुजर रही थी जहां कभी उसने कीचड़ में गिरे एक बुजुर्ग की मदद की थी। सड़क किनारे राहुल फटे हुए कपड़ों में बैठा था। उसने नैना की कार को देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। राहुल की आंखों में शर्म और पछतावा था। नैना ने बस इतना कहा, राहुल, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र होता है। तुमने दौलत के लालच में अपना चरित्र बेच दिया। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई। राहुल वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके पास अब न दौलत थी, न प्यार, न सम्मान, बस अपने कर्मों का बोझ था। तो दोस्तों, यह अटल सत्य है, समय सबका आता है। धोखा देकर जीती गई खुशियाँ कुछ पल की होती हैं, लेकिन सच्चाई और इंसानियत की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या राहुल को माफ़ करना चाहिए था? क्या उसे एक मौका और मिलना चाहिए था? या उसे और भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।